welcome to Prathamesh Institute of Knowledge. Friends, as I have already announced in the previous videos that Prathamesh Institute of Knowledge is going to start some more sections, some more subjects in this channel. So as per that verdict, we are going to start the geography series today. And as I always want कि अगर हम कुछ भी सीखें, कुछ भी नया या कुछ भी पुराना या एनीथिंग जो हम लर्न करने जा रहे हैं, आई ऑलवेज डिज़ायर कि हम कुछ भी अगर सीखें तो उसे बिगिनिंग से सीखें, उसे स्टार्ट से सीखें. तो किसी हायर कंसेप्ट से जाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक या शैलो कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूँगी अबाउट द यूनिवर्स. ज्योग्राफी का जो स्टार्ट हुआ वो हम यूनिवर्स से ही मानते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी को पढ़ते टाइम पे हमें यूजुअली वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होती है. बट उससे पहले ये ज्योग्राफी एग्जिस्ट कहाँ से हुई, आई मीन ये कैसे बनी, क्यों हमने इसे पढ़ना स्टार्ट किया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई. तो हम अर्थ के बारे में, ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं, बट वो अर्थ कहाँ से आई, किसका पार्ट है, उन सारी चीज़ों के बारे में पहले हम थोड़ी सी बेसिक हल्की सी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली ज्योग्राफी सीरीज़ के साथ. आई होप आपको हमारी इंग्लिश सेक्शन की तरह ही ज्योग्राफी की सेक्शंस भी पसंद आएंगी, एंड विल ट्राई टू गिव यू बेटर इंफॉर्मेशन देन दी अदर सोर्सेज. और इसी तरीके से हम आगे हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ें हम प्रोवाइड करें. फॉर दैट यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड हैव टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट एनी नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियो विल कम टू यू सून. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन से. तो ज्योग्राफी सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैं एक स्टोरी की फॉर्म में आपके सामने बात करती हूँ. देखिए, हम सब जानते हैं कि जब ये यूनिवर्स बना या ये जितना भी यूनिवर्स हमारा है, हम अक्सर देखते हैं ना कि स्काई में हमें बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं. ये सारे के सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, एक्चुअली ये हैं क्या, ये सारे हेवनली बॉडीज़ हैं, या इन्हीं को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. ओके, तो क्या कहते हैं हम इन्हें, सेलेस्टियल बॉडीज़. ओके, तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये पूरे यूनिवर्स के ऊपर या यूनिवर्स में ये बहुत वास्ट लेवल तक स्प्रेड है. ये हमारा जो स्पेस है उसी को हम यूनिवर्स मानते हैं, और उसी में ये काफ़ी हद तक फैले हुए हैं. और हमारा अर्थ भी इन्हीं में से एक है. क्लियर, हमारा अर्थ हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, सन हो गया, ये जो 8 प्लैनेट्स हैं उसके जो कंपेनियंस हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेओराइट्स हैं एंड कॉमेट्स हैं, ये सारे मेंबर्स मिलके ही सोलर सिस्टम बनाते हैं, राइट. और ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं, बट कहाँ पे, ऑन अ फिक्स्ड पाथ, जिस पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट. ये जो चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये कुछ नया नहीं है या कुछ बहुत अमेजिंग नहीं है. अगर मैं बोलूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, आप सब जानते होंगे इसके बारे में. बट हाँ, हम बिगनिंग में शुरुआत करने के लिए ये सारी चीज़ें आज डिस्कस कर रहे हैं. बात आती है नेक्स्ट कि ये जो सोलर सिस्टम इन सारी चीज़ों से मिलकर बना, हम जानते हैं वो ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ है जहाँ पे ये सारी चीज़ें ट्रैवल करती हैं या मूव करती हैं या रिवॉल्व करती हैं. आगे हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम की एवोल्यूशन कैसे हुई, तो कैसे कैसे इसमें चेंजेस आते गए, क्या क्या बदलाव इन चीज़ों में आते गए. तो उन सारी चीज़ों को भी हम धीरे धीरे अब डिस्कस करते हैं. तो हुआ क्या, हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन हर तरह के लोगों के दिमाग में उठता है कि एक्चुअली एक छोटा बच्चा जब सीखना शुरू करेगा एक्चुअली, तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये सन कहाँ से आया, इसके कंपेनियन कहाँ से आए. एक छोटा बेबी होगा तो वो इसी तरह के सवाल पूछेगा ना कि ये कहाँ से आए, कैसे इनकी बर्थ हुई. तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हुआ क्या था, एक्चुअली पुराने जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि पहले तो एक्चुअली सारे लोग मानते थे कि ये अर्थ जो है फ्लैट ही है, ठीक है, एक डिस्क की तरह है, एक फ्लैट चीज़ है ये. लेकिन
कुछ एरिस्टोटल जैसे या और भी कुछ साइंटिस्ट आए जिन लोगों का मानना था कि एक नेब्यूला आया। नेब्यूला क्या था एक्चुअली? एक डस्ट का तूफान मान लीजिए, क्लाउड मान लीजिए उसको। एक क्लाउड था जो डस्ट से और गैसेस से भरा हुआ था और ये मूव करना शुरू हुआ, अपीयर हुआ जब ये सबके सामने। तो ये क्या कर रहा था? मूविंग स्पीड में, मतलब मूविंग पोजीशन में ये सबके सामने आया। और उस टाइम पे, ये कब की बात है? इट इज़ अबाउट 4.6 बिलियंस, ओके, 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ये 4.6 बिलियन साल पहले की बात है। और यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे जैसे ये घूमता हुआ नेब्यूला ठंडा होता गया तो इसने अपनी रोटेशन और ज़्यादा फास्ट कर ली और इसी से सेपरेट हुए कुछ 8 बॉल्स ऑफ गैसेस जो कि डिफरेंट साइजेस के थे, जो नेब्यूला से सेपरेट हुए थे। और जो रिमेनिंग वाले पार्ट्स थे नेब्यूला की, वो चेंज होके एक सेंट्रल पार्ट में कन्वर्ट होके जो कि एक सन बना हमारे सामने। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी तक हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ जो बाकी के 8 बॉल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो 8 प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो इसी तरीके से इन सारी चीज़ों की फॉर्मेशन हुई। तो हमारा यूनिवर्स जब बना था तो यूनिवर्स में वो नेब्यूला जब अपीयर हुआ, वो नेब्यूला ने क्या करना शुरू कर दिया? स्पिन करना शुरू किया फास्ट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। और इस नेब्यूला के बाद इसी में से सेपरेट हुए वो 8 बॉल्स जो आज प्लैनेट के फॉर्म में हमारे सामने हैं। और एक बहुत बड़ा जाइंट साइज का एक बर्निंग बॉल हमारे सामने आया, अपीयर हुआ दुनिया के सामने। वो क्या था? सन। क्लियर? अब सन क्या है? सन के बारे में बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि ये क्या है? एक स्टार है और ये सारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये मूविंग है, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टेशनरी है, अपनी ही जगह पे फिक्स्ड रहता है। हमारी अर्थ मूविंग है, दैट्स वाई हमें लगता है कि सन भी क्या है? मूव करता है। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि ये हमारी जो अर्थ है उससे कितना ज़्यादा बड़ा है। 1.3 मिलियन टाइम्स, 1.3 मिलियन टाइम्स जो है ये सन जो होता है ये बिगर है देन अर्थ। ओके, ये आ गई इसके साइज की बात। अब सन की इतनी बड़े साइज के होने की वजह से ही जो बाकी के सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है ना, वो सारे के सारे अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, हिलते नहीं है वहाँ से। क्यों? क्योंकि इसके इतने बड़े साइज के होने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है कि बाकी के सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे ही रहकर रिवॉल्व करते रहते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। क्लियर? और अर्थ से इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है? नियर अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद ये जो है सन, ये नियरेस्ट स्टार माना जाता है अर्थ का। टू दी अर्थ। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। एंड इसीलिए आपको बता दूं कि अर्थ की सरफेस तक सूरज की जो किरणें पड़ती हैं वो सिर्फ 8 मिनट में, यानी कि 8 मिनट की डिस्टेंस में ही, 8 मिनट की टाइम पीरियड में ही, टाइम स्पैन में ही ये जो सूरज की किरणें हैं, जो सन रेज हैं, वो अर्थ तक पहुंच जाती हैं, राइट। लुक गाइस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज की वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के साथ, धीरे धीरे हम चलेंगे अपनी अर्थ के ऊपर, अर्थ प्लैनेट के ऊपर। देन हम उसकी लोकेशंस, उसके पोजीशंस के बारे में समझेंगे। एंड
फर्दर हम जानेंगे कि कैसे वो एक पूरा एक ग्लोब था और कैसे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में कन्वर्ट हुआ और फिर उन कॉन्टिनेंट्स में इंडिया की फॉर्मेशन कैसे हुई, और देन हम आएंगे कि हमारी इंडिया की लोकेशन और साइज या बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आई नेवर बिलीव टू जंप फ्रॉम वन स्टेयर टू दी लास्ट स्टेयर। हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही मूव ऑन करेंगे सो दैट हम हर चीज़ को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से समझ सकें। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, ये आप सब जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन, बट जो जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ। हम सब जानते हैं पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। प्लूटो वॉज द 9th प्लैनेट और 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नई कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स बनाई, दैट वॉज द ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी, जिसमें एरीज और प्लूटो को रखा गया था और उसी के अकॉर्डिंगली ये माना गया कि अब प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रहेगा, ना कि सोलर सिस्टम वाले 8 प्लैनेट्स जो हैं, मतलब जो प्लैनेट्स थे उनमें। तो इसीलिए यहाँ पे वो 9th वाला प्लैनेट हट गया और यहाँ पे अब रह गया सिर्फ 8 प्लैनेट्स, राइट। अब इन प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। हमें पता है ये सारे के सारे 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें ये सारे नाम हमारे आ जाते हैं मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो दीज आर दी 8 प्लैनेट्स जो हमें हमारे सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। देखिए, इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। M फॉर माई, V फॉर वेरी, E फॉर एलिगेंट, M for mother, J for just, S for serves, U for us and Neptune for noodles. Okay, my very elegant mother just serve us noodles, यानी कि आप इस सेंटेंस की हेल्प से इनकी एक सीक्वेंस याद रख सकते हैं। M for Mercury, V for Venus and E for elegant, E for Earth, M for again Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। तो इस तरीके से सेंटेंस की हेल्प से हम इनके सीक्वेंस याद रख सकते हैं। क्लियर। अब इनमें से जो पहले 4 वाले हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो चारों वाले हमारे प्लैनेट्स हैं, इन चारों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्या बोला जाता है इनको? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इन चारों को बोला जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इनकी सरफेसेस कैसी हैं? सॉलिड और रॉकी सरफेसेस हैं। क्लियर। और जो इसके बाद में जो बाहर वाली सरफेस में, आउटर वाली सरफेस में प्लैनेट्स आते हैं, उसमें सबसे पहले प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न जो हैं, इनको गैस जायंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैस जायंट्स इनको बोला जाता है, राइट। वेयर एज जो इससे भी ज़्यादा डिस्टेंट वाले 2 प्लैनेट्स हैं, यानी कि लास्ट के 2 प्लैनेट्स हैं, यूरेनस एंड नेपट्यून, उनको आइस जायंट्स बोला जाता है। ओके, मे बी इसके पीछे रीज़न ये भी है कि सन से इनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ते ही जा रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज दिस सेक्शन कि हम पढ़ेंगे इन सारे प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। जो मरकरी है सबसे पहले, तो मरकरी के बारे में पहली चीज़ कि उसकी बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होती है। उसका टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा और नाइट में 100 डिग्री से भी, जो नीचे फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे भी बिलो चला जाता है। और सोलर सिस्टम का ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बारी आती है वीनस की। तो वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज दी अर्थ।
अर्थ जो कि हमारा होम प्लैनेट है, ये ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट है, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट है एंड ऑक्सीजन है। अब मार्स जो है, मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज दी, और इसी को हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। एंड दी नेक्स्ट वन ऑफ देम इज द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनके बारे में ये है कि इन सब की क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं, बट हम उन्हें नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं, क्लियर गाइस। इन प्लैनेट्स के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं है, प्लैनेट्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, अमेजिंग चीज़ें जानने के लिए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बोलें अर्थ का ट्विन कौन सा है, ट्विन प्लैनेट कौन सा है, या कौन से प्लैनेट्स की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, या कौन से वालों की वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, सो दैट जब भी नई वीडियोस कोई अपलोड होती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, राइट। एंड आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे टू मेक बेटर एंड बेटर वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।